ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्रो एंटरटेनमेंट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रो एंटरटेनमेंट। जैसे मैंने बताया कि हम आए हैं कैलिफोर्निया गोट फार्म पर, जो कि लोकेटेड है सावंतवाड़ी में। और हमने सुमित सर से इसके पहले सारी इन्फॉर्मेशन ली कि इन्होंने फार्म कभी सेटअप किया था और फार्म सेटअप करते वक्त कितने गोट से स्टार्ट किया था। ये सारी जानकारी इसके पहले के वीडियो में मौजूद है, आप जरूर जाके चेक कीजिएगा। और तो सुमित सर, हम ये वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि आपके फार्म पर ब्रीडिंग भी होती है, तो ब्रीडिंग कैसे की जाती है फार्म पर? ब्रीडिंग का प्रोसेस क्या होता है? ओके। और ब्रीडिंग के लिए ब्रीड्स कैसे चूज करें? ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे जैसे आपने फार्म के वीडियो में देखा ही होगा कि हमारे यहाँ पे कंपार्टमेंट्स है। तो ब्रीडिंग के लिए सबसे पहली जरूरी चीज़ है वो कंपार्टमेंट्स हमें ब्रीडिंग के लिए इसलिए चाहिए ताकि हम डिसाइड कर पाए कि हमें किस बकरे और बकरी का ब्रीडिंग करना है। ठीक है, तो हमारी प्रोसीजर बहुत सिंपल है। हम ये जानते हैं कि जो हमारी बकरियां है वो साल में 2 बार में हीट पे आ जाती है। ठीक है, जनरली हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जब भी पहली बारिश हो जाती है तभी बहुत ज्यादा तादाद में बकरियां हीट पे आती है। तो लेकिन अभी इस साल ऐसे हुआ है कि बीच में थोड़ा सा बारिश का मौसम बन गया था अभी 1-2 हफ्ते पहले, तो उसकी वजह से अभी हमने देखा कि बहुत सारी बकरियां हीट पे आ चुकी थी। तो इसलिए अभी हमने हमारी ब्रीडिंग प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, ऐसे लग रहा है ये सीजन की। अगर बारिश के बाद भी कोई जो बच्ची कुची फीमेल है वो हीट पे आ जाएंगी तो उनको तभी हम लोग इंसेमिनेट या फिर उनका मीटिंग कर लेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो कंपार्टमेंट्स है इसमें बकरियां होती है अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, और सारे बकरों को हम एक साथ रख देते एक या फिर 2 कंपार्टमेंट में। तो रेगुलर बेसिस पे जो बकरी की कंपार्टमेंट है उसमें हमारे बकरे होते नहीं है। और जैसे ही हीट पीरियड शुरू हो जाता है या फिर हमें लग जाता है, जिसके लिए हम लोग टेस्टिंग करते रहते हैं कि हर हफ्ते में 1-2 बार 1-2 बकरे किसी कंपार्टमेंट में छोड़ देते हैं, तो अगर उस कंपार्टमेंट में से कोई फीमेल हीट पे आ रही है तो हमें समझ में आ जाता है। तो हम तो फिर वो कंपार्टमेंट में जो बकरियां है उन बकरियों से जिस बकरे का हमें मीटिंग करना है तो उसको हम वो कंपार्टमेंट में छोड़ देंगे, ताकि वो टाइम पे जितनी भी बकरियां हीट पे आ रही है उनके वो बकरा मीटिंग कर ले। तो इस तरह से हम लोग ब्रीडिंग करते हैं। वैसे गोट्स का ब्रीडिंग वैसे बहुत ईजी है, सिर्फ अगर आप ये बेसिक सेग्रीगेशन पालेंगे कि बकरों को पूरा टाइम बकरी के साथ मत रखिए, बीच बीच में छोड़ा करिए ताकि बकरी हीट पे आने पे मदद भी हो जाए। और फिर जब भी बकरियां हीट पे आ रही है तो बकरों को उनके साथ में रख दीजिए, वो मीटिंग कर लेंगे। अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारा मॉनिटरिंग बहुत अच्छा होता है। हम लोग रोज मतलब दिन में 2-3 घंटे के से ज्यादा गैप नहीं बन जाता है। इवन रात के टाइम पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम आके देखते रहे बकरियों को। तो वो हिसाब से अगर कोई फीमेल हीट पे आ रही है तो हमें दिख जाती है कि क्योंकि बकरा उस पर माउंट करने को कोशिश करता है, और तभी फिर वो उसका नोटेशन करके हम लोग रख देते हैं। और फिर अगर वापस 18 से 21 दिन के अंदर वो बकरी वापस हीट पे नहीं आए तो हम लोग उसको मोर और लेस पकड़ के चलते हैं कि वो बकरी कंसीव कर चुकी है, मतलब वो गाभन रह चुकी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक आप पकड़ लो 100 में से अगर 70 फीमेल्स हीट पे आई है, फिर 80 फीमेल्स हीट पे आई है, उसमें से अराउंड 10 से 12 बकरी कंसीव नहीं करती है, तो वो हम लोग पकड़ के चलते हैं कि उतना नहीं होगा। उसमें उसके बाद भी जो कंसीव करी है उसमें से भी कोई बकरी अबॉर्ट भी कर लेंगी, वो भी हो जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल रीजंस के लिए पकड़ना पड़ता है। तो हम लोग जनरली काउंट करते हैं कि अगर हमारे पास 100 बकरी है एक टाइम के, तो वो साइकिल में, वो ब्रीडिंग साइकिल में एक अराउंड 65 to 70 फीमेल्स के ही बच्चे हमें मिलने वाले हैं। तो वो हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। और फिर जैसे मैंने बोला, एक बार मीटिंग हो जाती है 18 से 21 दिन के बाद, अगर बकरी हीट पे नहीं आती है तो हम लोग पकड़ लेंगे कि वो फीमेल हीट पे मतलब कंसीव हो चुकी है, और लगभग 1-2 या फिर 3 महीने तक हमें कंफर्म दिखना चालू हो जाता है। क्योंकि क्या है कि सोनोग्राफी तो कर सकते हैं, लेकिन अभी सोनोग्राफी करनी प्रैक्टिकल चीज रही नहीं है। क्योंकि पहले होता था कि जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स थे वो मशीन लेके आ जाते थे, लेकिन अभी वो अलाउड ही नहीं है, वो रूल में ही नहीं बैठ रहा है। तो इतने सारे बकरियों को सोनोग्राफी के लिए दवाखाना लेके जाना पड़ता नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, 1-2-3 महीना देख लेते हैं, और उसके बाद तीसरे महीने तो कंफर्म दिखना चालू हो जाता है कि ये बकरी प्रेग्नेंट है या फिर ये बकरी प्रेग्नेंट नहीं है। तो हम लोग का जो सेग्रीगेशन है वो चौथे महीने से करते हैं, लास्ट के 2 महीने 4th और 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हम बकरी को अलग कर लेते हैं प्रेग्नेंट बकरी के कंपार्टमेंट में डाल के, और फिर तभी से उनका फीडिंग और बाकी सभी टॉनिक्स वो सब चालू हो जाता है। और फिर उसका आगे जब डिलीवरी होनी है 5 महीने के बाद तब हो जाती है। तो बेसिकली 5 मंथ्स का पीरियड रहता है, राइट? हाँ, जेस्टेशन पीरियड इज 5 मंथ्स, मतलब 145 से 155 दिन। ओके। और ब्रीडर अगर चॉइस करना है तो ब्रीडर कैसे चॉइस किया जाता है? अभी ब्रीडर में बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। आपको क्या चाहिए आपके ब्रीडर से, वो पहले तो देखना है। हम ज्यादा से ज्यादा करके कोशिश करते हैं कि जो वेट गेन का कैरेक्टर है वो अच्छा रहे हमारे ब्रीडर का, ताकि जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं
उनको जिनको हमें बेचना है वो ज्यादा वेट गेन, अच्छे वेट गेन वाले बच्चे हुए। तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी एक ब्रीड पकड़ लीजिए उस्मानाबादी, ठीक है। तो उस्मानाबादी में एवरेज 1 साल के बकरे का वजन आता है 25 से 30 किलो एवरेज, जो जनरली अगर हम देखना जाए तो। लेकिन अगर मेरा ब्रीडर 1 साल से पहले मतलब वो अदन स्टेज में ऑलरेडी 40 केजी क्रॉस कर चुका है, तो उसका मतलब है कि जो एवरेज है उससे लगभग 10 से 15 किलो ऊपर है। मतलब परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 50% बेटर वेट गेन है उसका। तो वो बकरा हम ब्रीडर करके यूज करेंगे। अभी जब वो हमारे पास आएगा, एक अदंत में 40 केजी है, दांत जब लगाएगा 2 दांत तो 50, 55, 60 केजी तक भी जा सकता है, और उसको हम लोग ब्रीडिंग के लिए यूज करेंगे। और अभी ये है कि ये हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक आध बकरा वेट गेन में बहुत अच्छा है लेकिन ब्रीडिंग एक्टिविटी में बहुत अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे, वो जब तक हम लोग उसको यूज नहीं करते तब तक हमको समझने वाला है नहीं कि उसकी एक्टिविटी कैसे होने वाली है। लेकिन वो हम लोग ट्राई करते हैं, अगर वो बकरा, और ज्यादा करके बकरे अच्छे निकलते हैं ब्रीडिंग के लिए जो ये क्राइटेरिया में पकड़े हुए, तो अगर वो अच्छा है ब्रीडिंग एक्टिविटी में उसको रख लेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे उसको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ही हम लोग ब्रीडर सिलेक्ट करते हैं। एक ऐसा कोई ठोस कैरेक्टर हम लोग हर बार नहीं बता सकते, लेकिन वेट गेन का कैरेक्टर के लिए एक पैरामीटर है, जैसे मैं बोला उस ब्रीड का जो एवरेज है वो एवरेज से अगर 15 से 20 किलो ज्यादा है एट अ गिवन एज, तो वो ब्रीडर करके अच्छा काम कर लेगा। ओके। और ब्रीडर को कैसे मेंटेन किया जाता है, मतलब ब्रीडर की क्या देखभाल की जाती है, उसका वेट भी मेंटेन करना पड़ता है? अपने को एक्चुअली उसको बहुत ज्यादा, जो उसका जेनेटिक्स है ना, वो उसका वेट कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर उसका वेट गेन कैरेक्टर अच्छा है, वो अपने को पता है, तो उसको अननेसेसरली 80-90 केजी बना के ब्रीडिंग में तकलीफ करेगा, क्योंकि इसकी एक्टिविटी लिमिट हो जाती है। और ना नेचुरल कोर्स कोई बकरे एक्सेप्शनल भी रहते हैं कि जो अच्छा खासा वेट 80-90 केजी के होने के बाद भी अच्छे एक्टिव रहते हैं। लेकिन जनरली ऐसे होता है कि अगर बकरे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो फिर वो एक्टिविटी में कम पड़ जाता है। तो इसके लिए उसको एक बेसिक नेचुरली जितना वो 1.5-2 साल में बनेगा, 55, 60, 70 केजी तक भी अगर जाता है तो हो जाता है। क्योंकि उसके बाद अपने को फीमेल के बारे में ही सोचना है कि अगर बकरे का वजन बहुत ज्यादा है और बकरी का वजन एवरेज से कम है या फिर एवरेज है, तो उसको मीटिंग में तकलीफ होगा। तो इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बकरे को बहुत ज्यादा वजन पे ना लाए, उसको उसका जो नेचुरल कोर्स में बढ़ने वाला वजन है उसके वो नेचुरल कोर्स में बढ़ाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। सिंपल। ओके। तो आपने जैसे कंपार्टमेंट्स की बात की, तो कंपार्टमेंट्स आप एक बार आपके फार्म पे बता दीजिए कि आपने कैसे सेग्रीगेट करके रखा है सारे स्टॉक को आपके। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बोला, अभी हमारा ब्रीडिंग पीरियड अभी 1-2-3 दिन के पहले ही खत्म हो चुका है। तो मतलब ऐसे लग रहा है क्योंकि अभी सब बकरे शांत भी हो गए, किसी का बहुत ज्यादा एक्टिविटी है नहीं तो जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो बहुत ज्यादा आवाज आपको सुनाई देगा सिर्फ बकरों का, क्योंकि वो बार बार चेक करते रहते हैं कोई फीमेल आई है क्या, कोई फीमेल आई है क्या ईद पे, और वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। तो तभी आपको बहुत ज्यादा आवाज सुनने को मिलेगी। लेकिन अभी जैसे आप देख पाओगे, तो जैसे अभी ये देख रहे हो, यहाँ पे एक लगभग 15 फीमेल है और उनके साथ ये जो हमारा मेल है यहाँ पे बैठा हुआ, वो हमारा ब्रीडर है ये कंपार्टमेंट के लिए। तो इसमें से इसने ऑलमोस्ट 9 फीमेल्स को ऑलरेडी इंसेमिनेट कर दिया है जो हीट पे आई थी। बाकी की बची हुई है वो अभी जो बारिश के वाले सीजन में अगर हीट आती है तभी वो हीट पे आ जाएंगे आराम से। तो जैसे अभी कंपार्टमेंट में हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि एक टाइम पे 15 से एवरेज 15 बकरी रहेंगी एक कंपार्टमेंट में, और उनके साथ एक बकरा है। तो वैसे वो हिसाब से हम लोग सेग्रीगेशन करते हैं। ओके। ये इसके बाजू वाले बाड़े में भी हम देख पा रहे हैं कि ये बोर वाला, हाँ, ये बोर का एक ब्रीडर है। यहाँ पे बकरी थोड़ी कम है क्योंकि अभी ये साइकिल में इतनी बकरी कंपार्टमेंट में आई है, तो उनको इधर रखा है। और ये बोर का ब्रीडर है, वो अभी शांति से दोपहर का खाना खा गया। जनरली ये जानवर दोपहर के टाइम पे आराम करने का कोशिश करते हैं, कोई खा रहे, कोई बैठे हुए, तो अभी ये खा के बैठ चुके हैं। अगर आगे हम लोग चलते हैं, अभी जो कभी कभी क्या आता है, कोई बकरी ऑफ सीजन भी हीट पे आ जाती है। तो जैसे अभी ये 4 बकरी है, ये हमारी ऑफ सीजन में हीट पे आई हुई थी और अभी ये लोग ने बच्चा दे दिया। तो इसलिए उनको, जब हमको पता चला कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो इनको 4th-5th मंथ में इनको अलग से रख के इनको अलग से खाना पीना उनका चालू था। और उसके बाद अभी ये लोग ने चारों ने भी बच्चे दे दिए और ये उनके बच्चे हैं। वो जो एक बेटा है वो एक सबसे पहला आया हुआ है और अंदर वो टोपली के नीचे 3 बच्चे हैं। वो एकदम छोटे कलपर्सों के बच्चे, इसलिए उनको उसके अंदर रखते हैं क्योंकि कभी कभी कौवे आ जाते हैं तो उनको नोच लेते हैं, इसके लिए उनको अलग से रख देते हैं। ओके। और जैसे ही बकरी की डिलीवरी होती है, हाँ, तो उसके बाद तुरंत क्या ख्याल रखा जाता है? बकरी की डिलीवरी के बाद एक्चुअली क्या होता है कि पहले तो उसकी जर गिरनी चाहिए, ठीक है। तो वो जर गिरने के लिए हम लोग बहुत सारी दवाइयाँ होती है, मतलब आयुर्वेदिक दवाई है जो पिलाई जाती है, तो वो हम लोग पिला देते हैं उनको इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। फिर बच्चा जो बाहर आया है उसकी जो नाल होती है, तो उसको हम लोग टिंचर आयोडीन सबसे पहले लगा देते हैं ताकि वो उधर फ्रीज हो जाए और मतलब सूखने को चालू हो जाए। उसके बाद में अगर जर जो है वो 2 घंटे के अंदर गिर गई तो फिर वो बकरी को पीछे से अच्छे से धो के
बच्चे को हम लोग जो पहले कोलेस्ट्रम है या फिर पहला दूध होता है वो पिला देते हैं, और फिर बच्चा शांति से बैठ जाता है। फिर बकरी भी खाने चालू कर देती है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक पकड़ लो 2-3 घंटे में वापस से बकरे को भूख लगती है तो वो चिल्लाने चालू कर देता है, तो उसको वापस से हम लोग दूध पिला देंगे। अगर ये रात के टाइम पे हुआ तो भी हम लोग वही करते हैं कि जैसे मैंने बोला, रात में भी हम लोग आते रहते हैं। तो रात के टाइम पे अगर बच्चा, अभी हमको पता है शाम को बच्चा हुआ है तो उसको रात को दूध पिलाना है, तो हम लोग जानबूझ के आके उसको दूध पिला के फिर उसको सुला के हम लोग आगे चले जाते हैं। ओके। वैसे तो सर जैसे आपने बताया कि आपको टोटल 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है गोट फार्मिंग रिलेटेड, तो आपको ये 12 इयर्स में चैलेंजेस भी आए होंगे। बिल्कुल। तो कुछ चैलेंजेस आप शेयर करना चाहेंगे जिससे बाकियों को भी हेल्प हो जाए उनको ओवरकम करने में? यस, बिल्कुल। अभी जो मतलब अभी के चैलेंजेस अलग है। जब मैंने शुरू किया था तभी मेनली तो यही था कि हम जिस एरिया में काम शुरू कर रहे थे स्टॉल फेड गोट फार्मिंग का, तो यहाँ पे कोंकण एरिया में स्टॉल फेड गोट फार्म का कंसेप्ट ही नहीं था। मेनली लोगों को चारे पे कंसंट्रेशन नहीं था, लोग चारा बनाना नहीं चाहते थे, और तो वो सब चीजें थी जिसकी वजह से हमें बहुत डिस्करेजमेंट मिला था पहले कि ये नहीं होगा या फिर हो नहीं सकता है। लेकिन हमने एक कुछ सोच के काम चालू करा था, और हमारा प्लान सही था, या फिर हमारा प्लान सेट था। हमने भी वो प्लान पे एग्जीक्यूशन किया, एंड नाउ अब 12 साल के बाद भी हम लोग इधर खड़े हैं, गोट फार्मिंग कर रहे हैं और स्टॉल फेड गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो वो एक था कि एक बेसिक अवेयरनेस नहीं था लोगों को अबाउट स्टॉल फेड गोट फार्मिंग, वो एक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम इनिशियली ऐसा था कि जो हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट फीड वगैरह इस्तेमाल करते हैं अभी तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन तभी जब हमने शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पे कोई कर ही नहीं रहा था तो अवेलेबल ही नहीं हो रहा था, कॉन्सेंट्रेट फीड अवेलेबल नहीं हो रहा था। या फिर अगर हम लोग सूखा चारा भी खरीदने को जाए तो जिस रेट पे अभी मिल रहा है ऑलमोस्ट उससे ज्यादा रेट पे तभी मिल रहा था, क्योंकि बहुत कम लोग थे या फिर कोई नहीं था जो वो माल मंगा रहा था, तो हमें ही सिर्फ मंगाना पड़ रहा था, इसके लिए एक्सपेंसिव हो रहा था। अभी तो बहुत सारे लोग हो गए तो बहुत ज्यादा माल भी आ रहा है ये एरिया में, इसकी वजह से रेट भी कम हो गए सारी चीजों के। तो वो इनिशियल चैलेंजेस थे। दूसरा हम खुद नए थे, और तीसरा हम खुद नए थे, तो ये जानवर समझना था। कुछ चीजें हमने भी बहुत सारी गलतियां करी है बिगिनिंग में। जैसे अगर कहीं जो हम लोग फर्स्ट टाइम जब हमने यूपी से जानवर लाए थे एक पूरी गाड़ी भर के, ताकि हम भी क्वांटिटी बढ़ा पाए, तो उसमें भी हमें पीपीआर करके जो एक प्रॉब्लम होता है उसका प्रॉब्लम आया था, जिसमें बहुत सारे जानवर मर गए थे। वो उसके बाद हम लोग उसमें से सीखे जरूर कि क्या करना है, अगर बाहर से जानवर ला रहे हैं तो उनको कैसे वैक्सीनेशन करना है, कैसे उनका ट्रैवल करना है, तो वो सब हम लोग सीखे, और अभी उसका काम हम लोग आराम से कर लेते हैं। लेकिन ये सारी इनिशियल चैलेंजेस थे। अभी तो वैसे कोई चैलेंजेस है नहीं, अभी सिर्फ है कि अगर हम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाए, और जो हमारी क्वांटिटी है उसके हिसाब से जितना हमें फॉडर लगने वाला है या फिर चारा लगने वाला है उसका अगर हम लोग मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हैं तो बेसिकली 90% ऑफ द काम इज डन। और बाकी तो बस जो डेली प्रैक्टिसेस है, डेली का शेड्यूल है, उसे फॉलो करना है, तो बाकी का 10% काम हो जाता है और उसके अच्छे से अच्छे काम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। तो गोट फार्मिंग एज अ बिजनेस प्रॉफिटेबल है, और है उसे करना है तो फिर वो कैसे कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे? प्रॉफिटेबल तो बिल्कुल है, क्योंकि हम भी कर रहे हैं। अगर नुकसान वाला होता तो 12 साल से कम करते नहीं थे। तो वो है कि, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है ना कि हर एक को जिसे भी गोट फार्मिंग करनी है उसे अपनी मोडस ऑपरेंडी फिक्स करनी है। मतलब जैसे मैं काम कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरली वही फॉर्मूला या फिर वही जो काम करने का तरीका है किसी और को उसका फायदा हो जाए, या फिर किसी और को भी उसका फायदा मिल जाए। तो आप जिस एरिया में काम करने वाले हो उस एरिया में कैसे काम कर पाओगे गोट फार्मिंग का बेसिक क्राइटेरिया आपको क्या करना है कि आपको आपके खर्चे जितने कम कर सकते हो उतने खर्चे कम करिए, उससे ज्यादा फिजूल खर्चे ना करिए। जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है जानवर के लिए और आपके भी, उसके ऊपर खर्चा करते रहोगे तो फिर आपका प्रॉफिट कहीं पे आएगा ही नहीं। तो जानवर पे ध्यान रखिए, फॉडर प्रोडक्शन है उस पे ध्यान रखिए, और मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर आप काम कर पाते हो तो आपको प्रॉफिट बिल्कुल मिलेगा। तो वही इसका एक फॉर्मूला है कि आप प्रोडक्शन कॉस्ट कम करिए। तो उसका तरीका अलग अलग है हर एक एरिया में। आपके पास लोकल जो चीजें है उसका इस्तेमाल करो, बहुत ज्यादा दूर से जानवर मत लाओ, और अगर ला भी रहे हो तो उनको तरीके से पालो, तो वो सब चीजें करोगे तो सब बढ़िया रहेगा। ओके।